वैसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें भी लोगों की बैक लग जाती है। हेलो माय लिटिल क्यूटीज, आई एम नंदिनी एंड वेलकम बैक टू कॉलेज इन दिनों। अरे भाई, पिछली वीडियो पे तो काफी शानदार रिस्पांस दिया तुम लोगों ने। मेरा बस एक छोटी सी कंप्लेंट थी दैट कि भाई अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो देखते देखते अगर सब्सक्राइब भी कर देते तो और ही मजा आ जाता यार। और आज एज पर योर रिक्वेस्ट इलेक्ट्रिकल साइंस कवर कर रहे होंगे हम आखिरी तक, तो वीडियो को आखिरी तक देखना और पेन पेपर लेके बैठना अच्छे से। इलेक्ट्रिकल साइंस एक वैसा सब्जेक्ट है कि भाई इसमें भी लोगों की बैक लग जाती है, तो इसको भी बहुत ध्यान से करना। भाई रील स्क्रॉल करना प्लीज बंद कर दो अभी भी। तो अब वीडियो आखिरी तक देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करो। और हाँ, लेक्चर देने वाले आपके और कोई नहीं, आपके प्यारे अनमोल भैया ही हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में फुल स्पैम हो जाना चाहिए अनमोल भैया ओपी इन द चैट। ओके भाई, जो भी डाउट हो ना सीधा कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं खुद रिप्लाई करूंगी यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट 2। सो लेट अस सी द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस चेक करने के लिए और डिटेल नोट्स के लिए और बेस्ट नोट्स के लिए आप मेरा ip.in पे जा सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एसी फंडामेंटल्स, जिसमें हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म्स, पीक, आरएमएस वैल्यूज, फेजर रिप्रेजेंटेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक हमारा पावर कॉन्सेप्ट्स, पावर फैक्टर, अपैरेंट पावर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आरएलसी सर्किट्स, रेजोनेंस और फिर थ्री फेज सिस्टम। और स्टार और डेल्टा कनेक्शन हमने लास्ट में भी पढ़ रखा था, बट इस यूनिट में भी हम एक बार देखना होगा हमें। खैर हमने लास्ट में पढ़ रखा है तो हमें उतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, बट ये अलग टाइप के चीज़ें होती हैं। मैं आपको बेसिक्स लास्ट यूनिट में ही पढ़ा रखा है डेल्टा और स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। तो मैं सीधे स्टार डेल्टा कनेक्शन जो कि इस सब्जेक्ट वाले हैं उस पर चला जाऊँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल साइंस। इलेक्ट्रिकल साइंस, जिन लोगों ने यूनिट 1 नहीं पढ़ा वो यूनिट 1 पढ़ के आए। यूनिट 1 ही कोर कॉन्सेप्ट है आपका यूनिट 2 का। आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, मैंने देखा है। प्लीज़ लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करो। सबके साथ तरक्की करो, अकेले क्यों कर रहे हो आप। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वेव फॉर्म। चलिए आप लोग बताइए व्हाट इज़ अ वेव फॉर्म। वेव फॉर्म आपने आप लोग का 12th में भी, आप लोगों ने, अगर मुझे करेक्टली याद है तो वेव फॉर्म्स के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा होगा। आपने वेव फॉर्म पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सब फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। बट स्टिल मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूँ वेव फॉर्म। व्हाट इज अ वेव फॉर्म? इसका डेफिनेशन होता है शेप ऑफ द कर्व, वी और आई जो भी होगा, व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। इतनी इंग्लिश लिख दिया आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वेव फॉर्म वही होता है जो वेव्स होता है और कुछ नहीं होता। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है वैल्यू एट एन इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पे आपकी क्या वैल्यू है उसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। समझ रहे होगे आप। VI T। अब जैसे हमने एक साइन ग्राफ बनाया, ये, अब इस पे, इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू होगी, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। लेट अस से ये I1 है, इस इंस्टेंट पे क्या वैल्यू होगी, इसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। I2 है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहने का मतलब हमारा ये होता है। ठीक है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी तो आपने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा। कुछ बच्चों ने तो साउंड एंड साउंड वाले चैप्टर में क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F/1/T, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड।
मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो, ताकि बाद में जाके आपको कुछ ना हो। अब टी क्या होता है? टी टाइम पीरियड होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। लिख लेना इसे भी। अब साइकिल क्या होता है? साइकिल इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन वन साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल उसका आधा। आ जाओ, अब आते हैं मेन एक टॉपिक है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? या इसे पीक वैल्यू भी कह देते हैं, पीक वैल्यू। क्वेश्चन में ये कभी भी दे सकते हैं कि एम्पलीट्यूड निकालो या पीक वैल्यू निकालो, या फिर क्रेस्ट वैल्यू निकालो, या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब देखो, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये सब न्यूमेरिकल में ये सब वर्ड्स आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एम्पलीट्यूड निकालना है कि क्या निकालना है। क्रेस्ट वैल्यू आ गई, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता क्या है? द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड which an alternating quantity attains during one cycle, which an alternating quantity attains during one cycle। इसे हम, मैं आपको कैसे बता दूँ, चलो एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ क्या होता है। साइनोसॉइडल ग्राफ है वी आई का, तो मान लो साइनोसॉइडल नॉर्मल ग्राफ में बताते हैं, चलो ये वाली पॉइंट, इसे कहते हैं ई मैक्स या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ जो भी हो। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड समझ लिया। अब हम आ जाओ एक और बज़वर्ड, फेज। अगर आपने कॉलेज वाले में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा फेज, फेज एंगल। समझ में तो नहीं आया होगा कि आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको बात करनी रहती है, रील चलानी रहती है, या टीचर समझा भी नहीं पाता। लेकिन ये वर्ड ज़रूर उसने बोला होगा, फेज एंड फेज एंगल। अब ये होता क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टीपी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। लिख देता हूँ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ टोटल पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी that has elapsed that has elapsed since the current since the current last passed through the zero of reference। phase difference, angular distance between the points where the two curves cross the reference value in the same direction line, in the same direction line। समझ गए फेज डिफरेंस क्या होता है? नहीं समझे आप? डेफिनेशन लिखने से कुछ नहीं होता भाई, समझना होगा आपको। डेफिनेशन कॉपी में बनाओ, नोट्स बनेंगे बहुत प्यारे प्यारे, बट आप जब तक समझोगे नहीं तब तक कोई काम नहीं होने वाला, आपका घर नहीं चलने वाला नोट्स बना के।
अलग पेन से करता हूँ ना, कॉपी थोड़ी है जो एक ही पेन चला दूंगा मैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो है गैप, इसे कह देते हैं फेज डिफरेंस। समझ गए? एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि जो टोटल दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू का जो बीच वाली वैल्यू होगी वही एवरेज वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हो? एवरेज वैल्यू का मतलब वही हो गया कि जो दो इंस्टेंट पे जो वैल्यू आई थी उनका एवरेज ले लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, वो एवरेज वैल्यू हो गई। इसे हम ऐसे भी लिख लेते हैं, आई एवरेज या वी एवरेज। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको वो कर देता हूँ, सिमेट्रिकल ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इंटीग्रल। चलो मैं एक मेथड सॉल्व कराता हूँ आपका, ये निकालने का, एवरेज निकाल आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला। चलो, इंटीग्रल कैलकुलस मेथड फॉर एवरेज वैल्यू। आ जाओ। 0 पाई और 2 पाई, ये हमने बना लिया ग्राफ। मान लो ये है आपका फंक्शन जो भी गिवन है, तो पाई और 2 पाई गिवन है ना, तो इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइड बाय बेस, विच इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ठीक है जी। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ आप लोग। आई एवरेज होता है आपका एरिया ऑफ, लिखो ये ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो एरिया ऑफ ऑल्टरनेशन डिवाइड बाय उसका बेस। यही बेस आपका ये पाई पाई 2 पाई हो गया जो मैंने यहाँ बताया था, और एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो आई एवरेज क्या निकल के आ गया आपका। अब हम पहले एक चीज़ बता देता हूँ, फॉर प्योर वेवफॉर्म आई एवरेज निकाल रहे हैं, तो आई एवरेज में हम सिर्फ हाफ साइकिल ले लेते हैं। फॉर प्योर वेवफॉर्म वी टेक फॉर हाफ साइकिल, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 टू पाई आई एम साइन थीटा अपॉन पाई इज इक्वल टू 2 आई एम बाय पाई इज इक्वल टू 0.637 आई एम। इतना मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करा दी, इतना डेरिवेशन कराना नहीं था, मेरे को डायरेक्ट लिखना था आई ए बी इज इक्वल टू 0.637 आई एम। एंड ऑफ डिस्कशन। मैंने बस बता दिया ताकि आप लोगों के बेसिक्स हल्के क्लियर रहे। क्वेश्चन आएगा ये फॉर्मूले से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप अपने चीट शीट में इसे लिख लो। चिट्स बना चीट शीट कह रहा हूँ, फार्मूला शीट में इसे लिख लो। अब आ जाते हैं हम आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू क्या होता है? आर एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या होता है? v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन है, v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आई आई एवरेज निकाला था, तब हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये सब सारे जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं ये सब आर एम एस वैल्यू में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेशन हम देख लेते हैं बेसिक सा। पहले आई आर एम एस निकालते हैं। आई आर एम एस क्या होगा? अंडर रूट आई अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई आई स्क्वायर डी ए।
आई स्क्वायर डी आपको पता है आई स्क्वायर क्या है? करंट। ठीक है, अब हम अंडर रूट हटा देते हैं, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, ये आई स्क्वायर का पता है ना, ये नॉर्मल आई स्क्वायर को हमने आई स्क्वायर वो लिख लिया, आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर वाला, वी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा था, वैसे आई इसको आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा वाला चीज़ रख ली हमने। ठीक है, इसे बाहर निकाल दो, आई एम निकल जाएगा बाहर। आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, आई स्क्वायर एम बाय सॉरी आई स्क्वायर एम बाय पाई, आई स्क्वायर एम बाय पाई अंडर में क्या रह गया 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी फाई। ये हमने कर दिया बाहर। अब साइन स्क्वायर फाई का हम एक इंटीग्रेशन मतलब एक वो थ्योरम लगा सकते हैं, ये वाली चीज़ भी कर ही लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों को हो सकता है याद हो, बट मैं तो सोच रहा हूँ आप लोग भूल गए होगे। 1 - cos 2 फाई डी फाई। ठीक है, इसमें से डिवाइड बाई 2 भी होगा, बट वो 2 बाहर ले लिया हमने। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुई है, ये वाली, इसे हमने ऐसे लिख लिया आइडेंटिटी के थ्रू, आइडेंटिटी लगा के। मैथ्स पढ़ा होगा आपने, मैथ्स के अंदर आता है ये टॉपिक, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोबारा क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एम बाई 2, ये आएगा लास्ट में। तो आई आर एम एस आपका सिंपली √2 बाय आई एम, ये कितना हो गया 0.707, 0.707 आई एम। इसका मतलब आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई एम। इसे भी मैंने प्रूफ कर दिया, प्रूफ शायद ही आता है पेपर में, बट मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए आपके, ताकि आप क्वेश्चन में ना फंसो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये भी पढ़ा दिया। इसे भी आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो अपने फॉर्मूला शीट में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा फॉर्म फैक्टर के बारे में। व्हाट इज़ फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? कुछ नहीं होता, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। इसे एफ एफ से भी नोट करते हैं, इज इक्वल टू, या इसे के एफ भी लिख देते हैं कहीं कहीं जगह, इज इक्वल टू आर एम एस अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.707 डिवाइड बाई 0.637 आई एम आई एम, आई एम से आई एम कट गया, इससे ये कट गया, ये आ रहा है कुछ 1.1। इसका मतलब फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.1। ठीक है जी, एक लास्ट एक लास्ट टर्म टर्म बच रहा है, वो है पीक फैक्टर, या फिर क्रेस्ट फैक्टर, या फिर एम्पलीट्यूड फैक्टर। पीक फैक्टर ये क्या होता है आपका, ये पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का वो होता है, के पी इज इक्वल टू पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, आई एम डिवाइड बाय आई एम बाय √2 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू 1.414। तो पीक फैक्टर आपका 1.414 आता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, अपने नोट जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनमें बना लो। जितना ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे होगा, कि मैं अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा, इससे रिलेटेड जितने हैं सब क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपको जितना भी है अभी तक, जितना भी है सबका एक बार आप रिवाइज कर, मैं एक बार ऊपर से बता देता हूँ क्या क्या हमने कर लिया। पहला हमने आई आर एम एस की वैल्यू 0.707 आई एम निकाल ली। ठीक है, उससे पहले हमने उससे पहले हमने क्या निकाला था, उससे पहले हमने वो निकाला था एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या आई थी हमारी 0.637 आई एम, ये भी लिख लो।
फिर मैंने फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू, क्रेस्ट वैल्यू, ये सब के बारे, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म, इन सब के बारे में बताया। तो ये सब जो वर्ड्स हैं उनसे फेमिलियर हो जाओ। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में आपको मज़ा आएगा, और क्वेश्चंस के बाद फिर हम रेक्टिफायर वाले टॉपिक्स पे चले जाएंगे। अभी तक हमने कितना कर लिया, लेट अस सी। अभी हमें ये सब वाले टॉपिक्स बचे हैं, ये सब टॉपिक्स बचे हैं, अभी हमने बस ये कर फर्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो आर एम एस वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की। 12 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी माइनस 3 पाई/2 प्लस 8 प्लस 24 साइन ओमेगा टी माइनस 5 पाई/6, इसे ऐसे लिख लिया हमने। चलिए, तो हमें निकालना क्या है, आर एम एस वैल्यू निकालना है। आर एम एस में ये वैल्यू क्या होती है, आई एम। तो हम इन तीनों की वैल्यू को साथ में ले लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहले तो अरे यार, अंडर रूट में लेंगे क्योंकि आई स्क्वायर करके लिखते थे। तो ये 12/√2 का होल स्क्वायर प्लस 5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 24/√2 का होल स्क्वायर। ये तीनों की वैल्यू जो हमने है, ये तीनों की वैल्यू ले ली, डिवाइड/√2 करके होल स्क्वायर कर दिया इसका। इसका आंसर कुछ 973/2 आ रहा है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। आंसर इसका कुछ करके आप लोग देखना, बता देना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आइए। फाइंड एवरेज एंड आर एम एस वैल्यू। अब इस ग्राफ को आप एकदम अच्छे से देखो। अब बताओ मुझे कि इसमें करना क्या है। हमें इनका एरिया निकालना होता है, इफ़ यू नो यू नो। ठीक है, तो हम पहले तो आई एवरेज निकालते हैं। आई एवरेज में इनका एरिया निकालना होता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 1/0.3। इसमें हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स ले लेते हैं। पहली तो 0 से 0.1 होगी, 20 dt प्लस 0.15 से 0.2, ये 5, 0.15 से 0.2, 16 है ये, सॉरी। ये यहाँ पर 0.2 है तो ये यहाँ 0.16 हुआ। और ये -5 dt क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। हल्का से इसे, हाँ हाँ, अब ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे। आई एवरेज क्या आ रहा है, 1/0.3, 20t। इसे हम ले लेते 0 से 0.1, -5t, 0.16 से 0.2। ये कुछ 10/3 इंटू 1.75 ऐसा आ रहा है। तो हमने इसका निकाल लेंगे, 1.75 आ रहा है तो 3 5 3 15, 5 3 15 हुआ ना। और ये 25 बचा 8, ये कुछ 5.8 के करीब आ रहा है। अच्छी चीज़ है, 5.8। ये आपका आई एवरेज निकल गया। आर एम एस आपको निकालना आता ही है। पहले आई नॉट निकालोगे आप 0.637 करके, और उसके बाद आई 0.707 करके आप आई आर एम एस खुद से निकाल लो। आई आर एम एस खुद से निकाल लो। चलो, चलो अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं।
RMS वैल्यू हो गया। आ जाओ। हमने अभी तक क्वेश्चन कराऊँ या मैं न्यू टॉपिक पढ़ाऊँ? चलो एक फुल वेव रेक्टिफाइड रेक्टिफायर वाली चीज़ें हम थोड़ा सा कर लेते हैं। आ जाओ। रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आपका ऐसा ग्राफ देता है। ये आप थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे या फिर आगे जाके इसी सब्जेक्ट में आगे जाके भी पढ़ोगे, और या फिर थर्ड सेमेस्टर में भी आप पढ़ोगे इसे अच्छे से, अगर आप EC या ट्रिपल ई ब्रांच में हो। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव क्या करता है, जब हाफ वेव यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए ही रिजल्ट देता है, नेगेटिव साइकिल में ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वो हाफ वेव में भी चलता है, पॉजिटिव में भी चलता है, नेगेटिव में भी चलता है, पॉजिटिव में भी चलता है, नेगेटिव में भी चलता है। ये दोनों का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। तब हम क्या कर रहे थे, आर एम एस वैल्यू पे आते हैं। RMS वैल्यू ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। स्विच टू 2x फॉर अ बेटर क्लैरिटी एंड फास्टर लर्निंग। मेरा काम है आप लोग को बताना, बाकी आपकी चॉइस है। आई फाइव पहला वेव ये। अब क्योंकि ये हाफ वेव है तो नीचे वाली लाइन हम कैलकुलेट नहीं करते। फिर दूसरा पॉजिटिव साइकिल ये, फिर नीचे जाएगा तो ये भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये कितना है, 0 से लेके पाई, पाई से लेके 2 पाई, 2 पाई से लेके 3 पाई। ठीक है। ये जो पीक है, पीक को क्या कहते हैं, IM। हमने अभी पिछले पढ़ा था। तो IRMS क्या होगा? हम्म पहला तो 1/2 पाई। 2 पाई कहाँ से बताया ना, डिस्टेंस 0 से लेके पाई तक में आपका IM² sin² d फाई। अब इसमें वही कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ। कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, अब आप लोग को ये भी बताना पड़ेगा। फिर तो IM बाहर निकाल लो। IM कांस्टेंट है, IM बाहर निकाल लो। IM²/2 पाई बाहर निकाल लिए। अब 0 से 2 पाई, 0 से पाई तक रखा हमने। ठीक है। इसे हम 1 - cos 2 फाई वाले फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 2। ठीक है। और इंटीग्रेशन वही d फाई तक, 0 to पाई। अब इसे हम इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, IM²/2 पाई तो बाहर ही रहेगा। ये अंदर में θ/2 प्लस sin 2θ/4। 2θ का एक और 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है। ये 0 to पाई। तो इसका आंसर आएगा IM/2 डिवीज़न में 1/पाई इंटू पाई माइनस sin 2 पाई/2 -0 माइनस sin 0/2। अब आपका होगा कि यार sin 2 पाई/2 भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, इन सब की वैल्यू 0 0 0 ही आ रही है। ये डिवाइड बाई 2 है। ठीक है।
तो ये सब कट ही गया, तो इधर साइड तो सभी कट गया, और इधर साइड तो सभी कट गया, हाँ सब कट गया इधर साइड तो आई आर एम एस करीब करीब आपका आ जाएगा IM/2 के लिए, IM/2। Hence for full wave half wave rectifier IRMS is equal to IM/2, ये लिख लो आप कि for half wave rectifier IRMS is equal to IM/2। चलो जी, अब थोड़ा से कुछ पॉइंट हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी लिख लेते हैं। आ जाओ, एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, आई एवरेज हाफ वेव रेक्टिफायर का IM/π होता है, नोट कर लो। फॉर्म फैक्टर इसका डिवाइड कर देंगे π/2 1.57। पहले मैं बता दूँ ये क्या होता था, RMS अपॉन एवरेज, ये क्या हो जाएगा 1.57। पीक फैक्टर ये होता था आपका पीक अपॉन RMS, ये हो जाएगा IM, ये 2 ही हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ, इसे क्वेश्चन हम एक आध कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। ओके, चलो गाइस, हमने RMS वाली चीज़ कर ली, अब हम पावर सिस्टम पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करते हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसके तुरंत तुरंत क्वेश्चन लगाएंगे। ये सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन वाला ही है, इसमें आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक क्वेश्चन करना नहीं आएगा तब तक आपका खाना हजम नहीं होगा इसमें। ठीक है, पहला आपका अपेरेंट पावर आता है। अपेरेंट पावर क्या होता है? टेल मी, क्लास में पढ़ा होगा। इट इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। अप्लाइड वोल्टेज एंड सर्किट करंट। S is equal to VI is equal to IZ into I is equal to I square Z is equal to volt ampere। VA active and real power, active oblique real power, it is the power which is, it is the power which is actually dissipated, which is actually dissipated dissipated by circuit resistances, circuit resistances। P is equal to I square R is equal to VI cos phi is equal to what? रिएक्टिव पावर। आप समझ गए?
एक्टिव पावर और अपरेंट पावर में। अपरेंट पावर आरएमएस वाली चीज़ों को आपका कलेक्ट मतलब वो करता है, प्रोडक्ट लेता है, ये आपका टोटल पावर के इक्वल नहीं होता, ये कम होता है एक्टिव पावर से। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर पे आते हैं, चलिए। रिएक्टिव पावर, इसे हम क्यू से भी डोनेट करते हैं। इट इज़ द पावर डेवलप्ड इन द power developed in the inductive reactance of the circuit। एक सेकंड, ये दिख ही नहीं रहा होगा आप लोग को तो, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सएल। अब एक्सएल क्या होगा, आई स्क्वायर जेड साइन फाई। अब आई स्क्वायर जेड साइन फाई क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा मैं ऊपर करूँ उसे, आई इंटू आई जेड इंटू साइन फाई। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, वी आई साइन फाई। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट एम्पेयर्स रिएक्टिव। ठीक है, एक बार मैं आपको पी क्यू एस के फॉर्म में एक बार लिख के दिखा देता हूँ क्या होता क्या है ये। एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सएल, एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड। और ये हो गया हमारा फाई। तो हम एस को ऐसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एस हमारा हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉस फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी बाय एस। चलिए, अब हम आ जाते हैं थोड़ा फेदर्स। फेदर्स पढ़ लें, चलिए फेदर्स पढ़ा देता हूँ मैं आपको। फेदर्स आपने पढ़ा भी होगा कॉलेज में, बट मैं एक बार आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेवर्स पढ़ा देता हूँ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेदर्स। ए, रेक्टेंगुलर फॉर्म, जे इज इक्वल टू -1, जे इज इक्वल टू माइनस रूट, सॉरी, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है ना, आयोटा ऐसे लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम इसका एक फेदर बनाते, रुक जाओ, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। ये एक्स है, ये आर, और ये आपका -1। ठीक है, अब z को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। आर प्लस जे एक्स लिखा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन बन जा, ये जे भी ले लो ऊपर,
इधर जे की पावर 4 भी, जे की पावर 2 भी, जे की पावर 3 भी। इधर से गए तो -1, फिर -1, -1, -1। तो z इज इक्वल टू a प्लस जे बी इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। अब a प्लस जे बी क्या होता है? a आपका रियल पार्ट होगा, b आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। अब z1 इज इक्वल टू r1 प्लस जे एक्स वन, z2 इज इक्वल टू r2 प्लस जे एक्स टू। तो z1 प्लस z2 क्या होगा? बेसिक है, r1 प्लस r2 प्लस जे को हमने कॉमन ले लिया, x1 प्लस x2। तो हम लोग इसी तरह ऐड सब्ट्रैक्ट वी गॉट इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ऐसे होता है जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना हुआ। अब मान लो यहीं पे अगर हमें माइनस करना होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, r1 माइनस r2 हो जाता और x1 माइनस x2 हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कराऊँ क्वेश्चन? बहुत लोगों को क्वेश्चन करने का मन हो रहा था। आ जाओ क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों ने देखे नहीं होंगे। लेट्स डू अ क्वेश्चन। एक सर्किट बना लो आप, करंट सोर्स सॉरी वोल्टेज सोर्स मान लो 220 वोल्ट का ले लिया हमने, एंगल 0। यहाँ पे हम लोग इंडक्टर, इंडक्टर, रेजिस्टर, फिर इंडक्टर, फिर एक रेजिस्टर। मान लो इसे हम Z1 ले लेते हैं, इन दोनों को Z2 ले लेते हैं। इनका नेट इम्पेडेंस कितना आएगा? टेल मी। सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये Z1 प्लस Z2। ठीक है। अब Z क्या होगा? √r² प्लस x²। ठीक है, tan फाई एक्स बाय आर। फिर फाई की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स एक्स बाय आर। ऐसे करके आप निकाल लोगे। इसकी जगह मैं कुछ वैल्यूज़ भी डाल दूँ तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेना। क्या कैलकुलेट करना हो तो आपको आता ही है। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म पर। ट्रिग्नो ट्रिगोनो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है? रियल पार्ट को हम ए लेते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसको हम बी कॉस कॉस ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम साइन ले लेंगे। बी लेते हैं तो वी साइन फाई। तो अगर हम देखा जाए वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये वी क्या हो जाएगा? वी कॉस फाई प्लस वी जे साइन फाई। वी को बाहर निकाल लेंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। ठीक है, ऐसे करके लिख लो वेक्टर में, ऊपर एरो करके लिखते हैं। एक और फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सारे फॉर्म आप कर लो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग के जो डाउट्स हैं सब कुछ हैं क्लियर हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद आप लोग मतलब ऐसा आपको हो रहा हो कि यार समझ में नहीं आ रहा कुछ, इसके बाद मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिखवाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपको उतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं कि यार मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अभी सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा। और ये न्यूमेरिकल ड्रिवन सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल ड्रिवन क्या नाम है,
यूनिट है, तो आपको उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं कि भैया ये कैसे होगा, भैया वो कैसे होगा। सब करवाऊँगा। आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप इंटरनल में अच्छे से कर रहे हो तो आपका 75 प्लस तो आराम से ही बन जाएगा। कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस जे साइन थीटा प्लस फाइव, पोलर फॉर्म डी, पोलर फॉर्म v इज इक्वल टू v अपॉन थीटा। वेक्टर फॉर्म पोलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना? जो ये समझा दिया था मैंने, समझ गए ना? ये नेगेटिव में नेगेटिव साइन लग जाता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव साइन लग जाता है, और अगर कुछ आपका अंडर में ऐसे 5 प्लस थीटा तो वो अंडर में 5 प्लस थीटा भी हो जाता है। पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म का मतलब यही एंगल वाली चीज़ होती है, ठीक है? फेज एंगल होता है ये। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फी एंगल माइनस थीटा। तो वी क्या होता है आपका? मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या होता है? फेज एंगल। फेज एंगल। आ जाओ, एक और चीज़ देख लो, मल्टीप्लिकेशन of phasors and division of phase and divide of phases, multiplication and division of phasors। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। मान लो ए एंगल थीटा और बी एंगल अल्फा गिवन है, तो ए इंटू बी क्या होगा? मैंने शायद ये पहले बताया था या नहीं बताया था, ये होगा ए बी एंगल थीटा प्लस अल्फा। जो एंगल है वो ऐड हो जाएंगे और जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ए बाई बी है, तो हम ए बाई बी करेंगे और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, कोई लोड नहीं है। आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। z इज इक्वल टू 3 प्लस J5, v गिवन है 220 वोल्ट, एंगल गिवन है 0 डिग्री, आई निकालना है। आई इज इक्वल टू v अपॉन जेड। ठीक है भैया, z इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है भैया, थीटा इज इक्वल टू tan 1 5/3, z इज इक्वल टू एंगल फाइव इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 220 एंगल 0 डिग्री। ठीक है, अब आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू 220/y एंगल 0 - थीटा। ठीक है, 0 - थीटा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 25 + 9 34, 6 के करीब करीब आ रही है। 5.7 5.8 ऐसे करके आ रही है। अब निकाल लेना वैल्यू, ठीक है? आंसर आप लोग निकाल के अपने कॉपी में लिख लेना। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऐसा गिवन है, 5 एंगल 60 डिग्री की पावर फोर्थ पावर पे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फोर्थ पावर का मतलब क्या होता है। फोर्थ पावर का मतलब होता है 5 की पावर 4 एंगल 5 की पावर 4 एंगल 4 × 60। ये कुछ 625 एंगल 240 हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? पावर 4 का मतलब 625 इंटू ऐसा ऐसा होता है। अब मान लो 4 रूट गिवन होता तो हम लिखते इसे 5 की पावर 1/4 डिवाइड एंगल मल्टीप्लाई नहीं होके 60 की पावर 4, ये आपका हो जाता
5⁴ एंगल 15 डिग्री, ये होता है फोर्थ रूट, अगर आप लोग समझ रहे हो इसे प्रॉपरली तो। वरना नहीं समझ रहे तो फिर मैं भी क्या ही कर सकता हूँ। ख़त्म करते हैं ये यूनिट, उसके बाद ही मैं सारे फॉर्मूले डिस्कस करता हूँ आपसे नेक्स्ट पेज पे। क्यों भाई? अब आएगा महान टॉपिक, आर एल सी सीरीज सर्किट। आर एल आर सी ये सब आपने पढ़ा होगा या आप उससे भी पढ़ सकते हो। मैं मेन आर एल सी सर्किट क्या होता है वो उस पर आता हूँ। मेन सारे क्वेश्चन भैया इसी से आते हैं, आर सी आर एल इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। बाकी वो सब का भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे फॉर्मूला शीट में। यार क्या कर रहा हूँ मैं? यस, ओके। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, या सिर्फ मैं ही थक रहा हूँ? बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो हमने चलो ये बना दिया सर्किट अपना। समय रैना का कोई फ़ैन है? समय रैना का, अगर कोई समय रैना का फ़ैन होगा तो वो पूरा जो कंप्लीट लिखेगा जो मैंने अभी बोला, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा, है ना भैया? तो ये हो गया वी सी, ये हो गया वी एल। चिंता मत करो, कमेंट डिलीट नहीं करता मैं। ये हो गया वी आर। चलो, ये बन गया हमारा आर एल सी सर्किट। आर एल सी सर्किट का मतलब जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टेंस भी होगा और कैपेसिटेंस भी होगा। चलो, अगर वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी या वी एल इज़ लेस देन वी सी, ग्रेटर देन वी सी है तो ये इंडक्टिव सर्किट हो गया, वी एल इज़ लेस देन वी सी है तो ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया। ये हो गया वी एल, ये हो गया वी सी, ये हो गया आई। अब हम एक बीच में से निकालेंगे, ये क्या होगा बताओ? ये होगा वी, ये होगा फाई। इसे हम लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी, इसे हम लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी। ये आर होगा वैसे, ठीक है, वी आर। फॉर वी एल ग्रेटर देन वी सी, आई लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय फाई एंगल। फिर तो मैं ये लिख लूँ, ये फाई क्या है? आई लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय फाई एंगल। Z इज इक्वल टू अंडर स्कोर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आ जाओ। रेजोनेंस पढ़ना है, रेजोनेंस। हम्म, आप में से किसी को रेजोनेंस पढ़ना है? रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है बताओ? रेजोनेंस होता है एनी एसी सर्किट व्हेन बिहेव्स लाइक, और एक बार लिख लेता हूँ, रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है एनी एसी सर्किट व्हेन बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, दैट इज वी एंड आई आर इन सेम फेज, दैट इज नेट रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट इज जीरो। इसका मतलब होता है, रेजोनेंस के अंदर पहले हम आते हैं सीरीज रेजोनेंस में।
इसका मतलब होता है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी और वी एल इज इक्वल टू वी सी। समझ गए? तो एफ की वैल्यू यहाँ पर फॉर सीरीज रेजिस्टेंस 1/2 पाई अंडर रूट एल सी हो जाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। मैं डिराइव करके दिखा दूंगा, समझ में क्यों नहीं आएगा आपको। एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी गिवन है। एक्स एल क्या होता है? ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√एल सी। अब ये क्या होता है? 2 पाई एफ। 2 पाई एफ ले लेते हैं, तो एफ लिया हमने 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। हो गया काम खत्म। हो गया ना? या अभी भी बाकी है? डर क्यों रहे हो भाई? नहीं डरा रहा आपको। जेड इज इक्वल टू आर भी हो जाता है इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। अब पूछोगे कैसे भैया, कैसे? तो बता देता हूँ कैसे भैया। भैया तो बता ही देगा। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी। एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी है तो अंडर स्कूर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? इसका कुछ ग्राफ भी बन जाता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आई एफ, ये होगा आई एम का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर एफ आर लेंगे, यहाँ पर आई एम लेंगे। ठीक है, पैरेलल में जस्ट उल्टा हो जाता है। पैरेलल में आपका ऐसा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, पैरेलल खैर हमें उतना पढ़ना है नहीं, तो हम कुछ पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। क्यू फैक्टर बता देता हूँ आपको एक जल्दी से, और फिर ये यूनिट यहीं ख़त्म। उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पहले तो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे। क्यू फैक्टर क्या होता है? क्यू फैक्टर का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। क्यू फैक्टर का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। हाँ भैया, क्वालिटी फैक्टर होता है कॉइल का। इसे ऐसे लिखते हैं, वी डेवलप्ड अक्रॉस एल सी, एल और सी सॉरी, एल और सी डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर एक्सएल डिवाइड बाय आई आर आर इज इक्वल टू 1/r डिवाइड बाय एल बाय सी। क्यू आर एस इज इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। हाँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा ये मिड सेम सीरीज? मैंने देखा है कि कुछ लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं, उन लोग के लिए फ्री गुडीज़ भी है जो स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। फ्री गुडीज़ क्या कहेंगे? आपका मिड सेम में भी हेल्प हो रहा है, और आपको एक स्पेशल फॉर्म भी मिलेगा जो जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं। हम अपने सब्सक्राइबर्स का हाथ नहीं छोड़ते, हम बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ देने वाले हैं, बट हम अपने सब्सक्राइबर्स का हाथ नहीं छोड़ते। ये बात मैं बता दूँ। ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। खैर मैं फॉर्मूला तो फिर से बताऊंगा ही। क्यू फैक्टर क्या करता है? क्यू फैक्टर डिसाइड्स डिजाइनिंग ऑफ कॉइल it does not depend upon frequency. It does not depend upon frequency. ठीक है,
इसी के साथ ये चैप्टर का द एंड हो गया। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूलाज पे। ये आ जाओ, शीट 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 शीट, AKA फर्रा। अच्छा अच्छा, क्या मतलब IPO वाले मुझे बॉयकॉट ही कर देंगे। शीट शीट बनाते हैं। आ जाओ, पहला फॉर्मूला लिखते हैं। पहले फॉर्मूले से पहले अगर आप लोगों ने अपना भी बना रखा है तो अपना भी वो निकाल लें, और एक बार हम साथ ब साथ, अगर आपने अपना बना रखा है तो उसे हम रिवाइज कर लेंगे, और या फिर आप मेरे साथ दोबारा से बना लो, या फिर अगर मान लो मैं एक दो पॉइंट छोड़ दे रहा हूँ वो अपने में आप एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना। मैं तो चाह रहा हूँ आपका अच्छा हो, बट मैं भी अपना चाह रहा हूँ कि मैं भी अपना अपनी तरफ से पूरा कवर करा दूँ, और इसके बाद हम PYQs डिस्कस करेंगे। इस चीट शीट बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला फॉर्मूला हम लेंगे अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए। बेसिक सा फॉर्मूला है, V एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से t तक V d5। ऑल राइट, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा मैं एक बार लिख दे रहा हूँ साइड बाय साइड। आप लोग ने अगर लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, वरना आप भी साथ बाय साथ लिखते चलो। सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, इसमें हम सिमेट्रिकल रहेगा तो V एवरेज इसका 2/t ले लेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या होगा, 0 से t/2 तक। ओके, V d5। ये सब क्वेश्चंस, ये सब फॉर्मूले आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगे, और हो सकता है 2.5 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आ भी जाए। RMS का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, V² RMS इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t V²d5। वो वाली तो चीज़ आपको पता है ना, Vm/√2 वाली, वो आगे लिखवाऊंगा। पहले ये सब फॉर्मूला आप ही कर लो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल में आपके आ सकते हैं। अब रिलेशनशिप फॉर साइनोसोडल वेवफॉर्म और फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पर आपका V एवरेज वाली फॉर्मूला लग जाएगा 0.6737 वाला, 0.637 V0। ये याद करो, 2.5 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट करके आ सकता है ये वाली चीज़, V एवरेज निकालने का। सिमिलरली VRMS निकालने का भी आ सकता है, जो कि आपका V0/√2, या फिर इसे 0.7707 V0 भी हम लिख देते हैं। ओके, V एवरेज को हम V0/π या फिर V0/2 भी लिखते हैं इन केस ऑफ फुल। ये हाफ वेव का है, ये हाफ वेव का है। फुल वेव में हम यही सेम चीज़ को, फॉर फुल वेव हम इसे V0/π कर देते हैं, और इसे V0/√2, V0/2, √2 नहीं, V0/2, क्योंकि फुल वेव हो रहा है। फुल वेव को मतलब, हाफ वेव को मतलब आपको पता था ना, हाफ वेव को मतलब एक ये बना, नेगेटिव साइकिल को नहीं लिया फिर पॉजिटिव साइकिल को लिया, बट फुल वेव में हम सारे साइकिल्स को ले लेते हैं। ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, ये पॉजिटिव साइकिल, इसलिए V0/π होगा और ये V0/2 होगा, और ये इंटरेस्टिंगली आपका कम ही होगा एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव। अब आते हैं हम फॉर्म फैक्टर और आपका पीक फैक्टर पे। फॉर्म फैक्टर को हम KF के थ्रू डिनोट करते हैं। ये आपका VRMS अपॉन V एवरेज, ये याद रखना आपको। VRMS, RMS ऊपर होगा इसमें, और V एवरेज, बट पीक फैक्टर में V0 अपॉन VRMS, RMS इसमें नीचे आ गया। फॉर्म का मतलब VRMS ऊपर और एवरेज नीचे, और पीक का मतलब V0 अपॉन VRMS। ठीक है, आई होप अभी तक आप लोग साथ में ही होंगे। V को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको दिया है V, तो V को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V साइन 2π/f t, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ऑल राइट, अब हम लोग PQS वाली जो चीज़ थी उन सब के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू VI cos phi, या cos बीटा भी कह सकते हैं इसे, बट cos phi लिखते हैं। Q इज इक्वल टू VI sin phi, और S इज इक्वल टू VI। P एवरेज कितना होगा, 0 होगा। ये सब जो हमने पढ़ा है वही सब हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम RLC सर्किट पे आ जाते हैं। RLC
सर्किट अभी हमने पीछे बनाया था जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों, वो वाले सर्किट को आरएलसी सर्किट कहते हैं। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इम्पिडेंस, जेड का इम्पिडेंस होता है। आई की वैल्यू क्या होगी? वी अपॉन जेड, वी अपॉन आर होती है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी अपॉन जेड लिखेंगे। ठीक है, अब यूनिट्स एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम, हेनरी, इंडक्टेंस की, और कैपेसिटेंस की फैराडे। ठीक है, अब एक बार मैं पीक फैक्टर का बता दूं, पी एफ क्या होता है? पी एफ आपका कॉस फाई के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आर बाई जेड भी लिख देते हैं। एक्सएल को क्या लिखते हैं? कैपेसिटिव इंडक्टेंस को ओमेगा एल, और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस को 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 मतलब इसे 2 पाई एफ एल भी लिख देते हैं, इसे 1/2 पाई एफ सी भी लिख देते हैं। ये सब आपका बेसिक फॉर्मूला है, आपको इतना तो याद ही होगा। फिर सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस हमने पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई, एक सेकेंड, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी हर्ट्स। रेजोनेंस की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। अब क्यू एफ, क्यू फैक्टर ये भी निकाल लेते हैं, 1/r अंडर रूट इंटू अंडर रूट एल बाय सी, पीछे हमने डिराइव करा था, वही चीज़ है। आई वी अपॉन जेड, जैसे पहले हमने लिखा था। अब जब आपका वही वाली चीज़ होगी, क्यू उसी रेजोनेंस वाली चीज़ होगी, तो जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है, तो ये इनडायरेक्टली वी अपॉन आर ही लिखेंगे, वी करंट का फॉर्मूला है। पैरेलल रेजोनेंस में क्या करते हैं? पैरेलल रेजोनेंस हमने पढ़ा नहीं था, बट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, और ये आता भी नहीं है, मेन सीरीज रेजोनेंस का ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो, इन केस अगर आता है तो। एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हर्ट्स। थोड़ा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा याद करने में मुश्किल होगा, बट आप लोग अगर लिख लिख के याद करोगे तो हो जाएगा। इसका क्या होता है? एफ आर बाय बी आर। बाकी इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मूले एक बार आप ऊपर से देख लो क्या क्या पढ़ा हमने। वी एवरेज 1/t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी फाई, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म पढ़ा, आर एम एस फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने वी एवरेज का 0.637 वी नॉट ये पढ़ लिया। वी आर एम एस पढ़ लिया हमने 0.707 वी नॉट। ओके, फॉर्म फैक्टर पे आते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या था? वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज, और पीक फैक्टर वी नॉट अपॉन वी आर एम एस, ये हमने पढ़ लिया। पी एवरेज 0 होता है। आर एल सी सर्किट के लिए ये फॉर्मूला होता है, आप लोग इसे ध्यान से याद कर लो। और एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ये रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की चीज़ होती है। ठीक है, ऊपर लिख भी देता हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी। ये हमने एक छोटी सी चीट शीट बना ली। अगर आप अपने हाथ से बना रहे होगे, आप इसमें अपने हाथ से और क्वेश्चंस भी डाल सकते हो, और आपके लिए बेटर होगा अगर आप और क्वेश्चंस डालोगे इसके अंदर। क्यों सर? चलिए, अब क्वेश्चन है, एन इंडक्टर कॉइल टेक्स 10 एम्पियर एंड डिसिपेट्स 1000 watt. An inductor coil takes 10 ampere and dissipates 1000 watt and fed from 250 volt और 25 hertz सप्लाई। बताया ना, ये कैसे कैसे लिखते हैं? ये इम्पिडेंस निकालना है, ओके, रेजिस्टेंस निकालना है, ओके, इंडक्टेंस निकालना है, और क्यू फैक्टर यानी पावर फैक्टर ये सब निकालना है। बढ़िया, इसे अप्रोच कैसे करें? अब जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में भी आपको अप्रोच करना है। पहले लिखना है गिवन, आपको गिवन क्या क्या है, एक लाइन छोड़ना है। V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, F इज इक्वल टू 25 हर्ट्स, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर,
P इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हमें मांगा क्या क्या है, इम्पिडेंस मांगा है, रेजिस्टेंस मांगा है, इंडक्टेंस मांगा है, और पावर फैक्टर मांगा है। तो पहले हम पावर फैक्टर निकालते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 4। वी नो डैट, ये वी नो डैट आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि सीधे पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये सब लिख दिया। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ठीक है, कॉस फाई इज इक्वल टू P अपॉन वी आई इज इक्वल टू 1000 अपॉन 250 इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 5 से 5, 2/5, 2/5 आ रहा है आपका। तो कॉस फाई कितना हो गया आपका, 0.4। चलिए, पावर फैक्टर आपका निकल गया। नंबर 2 इम्पिडेंस, फिर से वी नो डैट के साथ ही आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इम्पिडेंस ऑफ कॉइल Z इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई पता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। इम्पिडेंस क्या होता है, Z इज इक्वल टू वी अपॉन आई। 250/10 क्या बचा, एक सेकेंड, 250 × 25 भी करना होगा। 250/10 इज इक्वल टू 25 ओम। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, 25 ओम। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आ रहे हैं थर्ड पे। वी नो डैट, अब दिमाग लगाना है। ऊपर हमने कॉस फाई निकाल लिया, अगर आपको याद होगा तो। वी नो डैट कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। अब जो जो बच्चे हंस रहे हैं वो हंसते रहे, क्योंकि आपको पता चल गया कैसे होगा। 0.4 इज इक्वल टू आर अपॉन 25। 25 ही था ना, ठीक है। तो आर कितना आ गया आपका इस यहाँ से, 10 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया 10 ओम, इम्पिडेंस 25 ओम, कॉस फाई की वैल्यू भी 0.4 निकल ही गई थी। और क्वेश्चन में हमारा पूरा सॉल्व हो गया था, बट कुछ तो रह रहा है, इंडक्टेंस। अब रह रहा है मेन इंडक्टेंस। इंडक्टेंस भी बहुत आसान है, कुछ हुआ नहीं है इंडक्टेंस में भी। इंडक्टेंस में हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल का होल मतलब क्या होगा, एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, और 25 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर। ये कुछ आपका 525 अंडर रूट, 525 अंडर रूट कितना होता है, कैलकुलेट करके बताना। 22 के करीब आएगा, 22.23 आएगा शायद, 22 पॉइंट नहीं, 23 का ज़्यादा होता है, 22.991 ओम। ठीक है, इतना ले लिया हमने। बट एक्सेल थोड़ी होता है इंडक्टेंस निकालना में। एक्सेल का क्या था, 2 पाई बाय एफ गिवन है हमें, F25 गिवन है हमें। तो एल की वैल्यू होगी एक्सेल अपॉन 2 पाई एफ इज इक्वल टू 22.912 डिवाइड बाई 2 × 3.14, 3.14 लेते हैं लेट अस सपोज, इंटू 25। हाँ जी सर, तो एल की वैल्यू तो बहुत कम आएगी, कैलकुलेट करो। 2 से 2 कट गया 11, 11 से 3 75, 0.1, 0.145 हेनरी। चलिए, हमें ये चारों टर्म्स लिख गए, मिल गई। एल इज इक्वल टू 0.145, ऊपर आओ ऊपर आओ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ये मिल गया हमें। जेड इज इक्वल टू 25 ओम, ये मिल गया हमें। पावर फैक्टर कॉस फाई इज इक्वल टू 0.4।
इतने ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको देखने में बड़े लगेंगे, बट आपका इतना ही आसान क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी। चलिए अब आते हैं, ये एंड टर्म में भी आ रखा है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इससे हमारी थोड़ी सी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। अगर कुछ लोग जो कह रहे थे कि भैया थ्योरी बहुत जल्दीबाजी में आपने कवर करा दी, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या गिवन है? इलस्ट्रेट बेसिक टर्मिनोलॉजी इन एसी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म्स। अच्छा जी। ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज सर्किट। ओके। वेव फॉर्म्स तो मैंने ऊपर बता दिए थे, क्या क्या होते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी, यही बता देता हूँ। पहला एम्पलीट्यूड आप होगा, बताइए आप लोगों को। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। साइकिल, मैंने फर्स्ट पेज पे कवर कराया आपको, अगर रुक जाओ मैं दिखाई देता हूँ आप लोग। ये रहा वेव फॉर्म, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, एम्पलीट्यूड, फेज साइकिल, फेज एंगल, फेज डिफरेंस। ये सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये वहीं से लिख लेना आप लोग, नोट्स तो वैसे भी प्रोवाइड हो ही जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 4 लोड in series and voltage across these loads is given by following relation in volts. V1 is equal to 50 sin omega t, V2 is equal to 25। एक मिनट, पहले हमारा क्या काम था? गिवन निकालना। 4 का बी सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले हम गिवन लिखते हैं, बिना किसी बकवास करे गिवन लिखते हैं। V1 is equal to 50 sin omega t, V2 is equal to 25 sin omega t plus 60 degree, 25 sin omega t plus 60 degree। V3 is equal to 40 cos omega t, V4 is equal to 30 sin omega t minus 45 डिग्री। इन सब को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट ऑल टू साइन फॉर्म। तो ये हो जाएगा 40 cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 40 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। आपको पता ही है कैसे कन्वर्ट होता है, बस 90 डिग्री ऐड कर दो, वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इन्हें फेजर्स डायग्राम में, जैसे फेजर्स में लिखते हैं एंगल करके, जैसे कि मान लो 50 बाय एंगल 0 डिग्री, 40 बाय एंगल 90 डिग्री, ऐसे करके जो हम लिखते हैं वैसे लिख देते हैं। तो स्टेप 2 क्या होगा? एक्सप्रेस एज फेजर्स। फेजर्स का क्या होता है, पहले हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो अभी क्लियर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड लिखते हैं, फिर हम फेज लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू 50 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 25 एंगल 60 डिग्री, V3 इज इक्वल टू 40 एंगल 90 डिग्री, V4 इज इक्वल टू 30 एंगल माइनस 45 डिग्री। माइनस 45 डिग्री क्यों लिया हमने? ऊपर देखो, यहाँ माइनस 45 है, यहाँ कॉस था तो हमने प्लस 90 ले लिया, प्लस 60 था और ये 0 था। ठीक है, तो ये चारों हमने ले लिया। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते हैं इनके। रेक्टेंगुलर्स मतलब है ना क्या, ए प्लस जे बी, सब चीज़ है भाई इसमें। ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर रिवीजन है, उसी टाइम कराना था बट मैंने कराया नहीं, अभी अभी करा रहा हूँ। अब लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आइए, V1 इज इक्वल टू 50 प्लस जे 0 डिग्री, V2 इज इक्वल टू
25 cos 60 डिग्री प्लस j sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 12.5 प्लस j 21.65. V3 is equal to 40 cos 90 प्लस j sin 90. sin 90 का मतलब समझ रहे हो ना, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस j 40 डिग्री. V4 is equal to 30 cos minus 45 डिग्री प्लस j sin minus 45 डिग्री इज इक्वल टू 21.21 माइनस j 21.21. अब हमारे पास चारों के चारों आ गए. चारों को थोड़ा ठीक से लिख लें. एक बार इसे थोड़ा साइड में करो छोटा करके. ग्रीन से लिखता हूँ, आ जाओ. V1 क्या आ रहा है हमारा 50. V2 क्या आया 12.5 प्लस j 21.65. V3 क्या आया j 40. V4 क्या आया 21.21 माइनस j 21.21. चलिए अब इनका हम करते हैं सम. स्टेप नंबर 4 सम. पहला होगा रियल पार्ट का अलग, इमेजिनरी पार्ट का अलग. तो 50 प्लस 12.5 प्लस 21.21 कितना हो गया 83.71. ये कितना हो गया 40.44. कैसे वो 21.65 प्लस 40 61.65 प्लस माइनस 21 माइनस कर दिया 44 बचा, इधर 40 बचा. चलो अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड एंड फेस पे. लिख ही देता हूँ मैं मैग्नीट्यूड एंड फेज. चलो मैग्नीट्यूड का क्या होता है v मॉड ले लिया हमने. रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 83.71 होल स्क्वायर प्लस 40.44 होल स्क्वायर. आपको ये बात तो पता होगी नहीं कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना है. अगर आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके नहीं जाओगे तो आप फिर वहाँ लग जाएगी आपकी ये कैलकुलेट करते करते. बाकी कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना है यूट्यूब पे भटेरे वीडियोज़ हैं कैसे यूज़ करना होता है, वहाँ से सीख जाओगे. मैट्रिक्स से सॉल्व करनी होती है, बट आप कैलकुलेटर लेकर जाओ, मैं तो इतना कहूँगा. ये कुछ 7007 प्लस 1635 ये करीब करीब आ रहा है 92.9. मैग्नीट्यूड आपका 92.9 आ गया. अब फेज एंगल निकालना. फेज एंगल कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी अपॉन रियल tan इनवर्स 40.44 अपॉन रियल कितना है 83.71. ठीक है भैया. ये क्या आ रहा है आपका tan इनवर्स 0.483. कैलकुलेटर में होता है tan इनवर्स का फंक्शन, आप एक बार tan इनवर्स करके डालो 0.483 कितना आ रहा है, पॉज करके करना 25.8. तो 5 भी आपका आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया. तब हम आते हैं फाइनल फाइनल आंसर पर. तो व्हाट इज आर सप्लाई वोल्टेज. सप्लाई वोल्टेज क्या होगा V इज इक्वल टू 92.9 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 25.8 क्योंकि पॉजिटिव आया प्लस 25.8 वोल्ट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व. ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है. अभी मिड सेम आ रहे होंगे तो मिड सेम में शायद 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है. बिल्कुल आराम से आ सकता है. ऐसा कोई भी ऐसा आप दिमाग में मत लाना कि ये नहीं आएगा भैया, ये हो सकता है छोड़ दे. चलो
थोड़ा इसे बड़ा करो, क्या है थोड़ा देखा जाए। एक्सप्लेन द सीरीज रेजोनेंस एंड द आरएलसी सर्किट वाला क्वेश्चन है ये तो। चलो ठीक है, ये देखते हैं एक बार। मैं सारे देख लूँ, इधर सारे हो गए। 4A4 भी हो गया, चलो। इंडक्टर कॉइल के साथ वाला क्वेश्चन ये भी हो गया। सीरीज रेजोनेंस, चलो ओके। तो हम आरएलसी सर्किट वाले क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। आरएलसी सर्किट वाली चीज़ हमने अभी सीरीज रेजोनेंस में ये हमने अभी पढ़ा था, तो हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। आरएलसी सर्किट कैसे बनाते थे हम। जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन्हें मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जिन लोग का हो गया, समझ में आ गया, वो जा सकते हैं, या फिर अपना एक बार रिवीजन आप भी कर लो। वोल्ट गिवन है, मतलब जो भी करंट है यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, इंडक्टेंस लगा दूँ, सॉरी कैपेसिटेंस लगा दो, इंडक्टेंस लगा दो। यार फिर आरएलसी नहीं हुआ ना। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये बन गया आपका आरएलसी सर्किट। ठीक है। अब हम वीटी को कैसे गिवन होता है, वीटी कैसे देते हैं। आर एल सी, चलो वीटी कैसे गिवन होता है अभी हमने ऊपर ही पढ़ा। वी नॉट वी एम साइन ओमेगा टी, या वी नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फेजर्स का यूज़ करेंगे। अब जेड आर क्या होगा, रेजिस्टेंस, जेड एल, जे ओमेगा एल, जेड सी, माइनस जे, सॉरी 1/j ओमेगा सी, 1/j ओमेगा सी। बट जे को हमको ऊपर लिखना होता है, तो इसे हम -j/ओमेगा सी लिखते हैं। ये प्लस माइनस से पता है ना आपको, अगर 1/j है तो ये -j भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा 12th क्लास में, अगर आपको याद है तो। नहीं याद है तो आप ऐसे ही बस रट लो कि ऐसा होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। जब पढ़ना था पढ़े नहीं, तो अब क्या करोगे। आ जाओ, टोटल इम्पिडेंस। डिसऑर्डर नहीं होना, कुछ नहीं है बस 1/j/ओमेगा सी को मैंने -j/ओमेगा सी लिख दिया। ठीक है। टोटल इम्पिडेंस क्या होगा, जेड ओमेगा, आर प्लस, जे को बाहर ले लेते हैं, जे बाहर आ गया, तो 1/ओमेगा एल, नहीं 1 नहीं ओमेगा एल आएगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है। करंट फेजर निकालना है हमें। करंट फेजर क्या होता है, I/Z, तो I W आ जाएगा आपका V/ZW इज इक्वल टू V अपॉन ये पूरा। ठीक है, चलो एम्पलीट्यूड ले लो इनका। एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़े एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाली चीज़ वो करना होता है। वी का मैग्नीट्यूड लिया, ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और गेम ओवर। यही था हमारा आरएलसी सर्किट की डेफिनेशन। और सीरीज रेजोनेंस पे आया था, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। रेजोनेंस कंडीशन, ये क्वेश्चन आ सकता है बाबू, अच्छे से पढ़ो, रील्स मत देखो, अच्छे से पढ़ो। रेजोनेंस कंडीशन क्या कहती है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी शुड बी इक्वल टू 0।
इसका क्या मतलब होता है, लिख लो इसे, नेट रिएक्टेंस इज ज़ीरो। समझे बच्चा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं बोल रहा। ओमेगा एल इज इक्वल टू, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट एल इज इक्वल टू ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी। जितना भी आपको लिखना है लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो। ओमेगा नॉट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन रूट एल सी। इसे हम कह सकते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये सब चीज़ें आपका हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में उठ के आ जाए, तो ये भी फॉर्मूला आप लिख लेना अपने फॉर्मूला शीट में। मैंने ऊपर शायद फॉर्मूला शीट में ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखवाया, तो इसे लिख लेना। ओके, ऐड इन फॉर्मूला शीट, चीट शीट। फर्रे लेके पेपर में मत जाओ, अपने दिमाग में फर्रे बनाओ, अपने दिमाग से लिखना याद करके। आ जाओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एफ वाली, हर्ट्स में जो निकलती है, ये भी नोट कर लेना आप। ये होती है एफ इज इक्वल टू, एफ नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई रूट एल सी। ये वाला हमने फॉर्मूला शायद लिख रखा है, ये हर्ट्स में आता है। हाँ जी भैया, हाँ, ये हर्ट्स में आता है। अब हम एक कंडीशन पढ़ते हैं, एट डब्लू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जेड जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। सो जेड जो बचा हुआ है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर हो जाता है। हमें पता है ये चीज़, ठीक है। करंट मैक्सिमम रहता है इस चीज़ में, चलो एक पॉइंट लिखा ये, करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम, यानी आई मैक्स अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। ठीक है भैया, और ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब हम बैंडविड्थ वगैरह पे आ जाते हैं, बैंडविड्थ एंड हाफ पावर पॉइंट्स में। ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, क्वालिटी फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं। या मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे जो फॉर्मूलेज हैं एक बार फिर से लिखवा देता हूँ जो इसके अंदर आपको लिखने हैं। इंग्लिश तो आप खुद से फॉर्म कर सकते हो इन सब का, ऐसे ही वी नो डैट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब का तो आप खुद से ये सब लिख लेना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा नॉट एल अपॉन आर। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन आर अपॉन रूट एल बाय सी। डेल ओमेगा क्या होगा, आर अपॉन एल, जो कि हम ओमेगा नॉट अपॉन क्यू लिख सकते हैं। डेल एफ क्या होगा, आर अपॉन टू पाई ओमेगा, टू पाई एल इक्वल टू एफ नॉट क्यू। ठीक है। आई डब्ल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। आई मैक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आर एट ओमेगा नॉट। ठीक है। बैंडविड्थ वाली चीज़ आपको पूछनी होगी, अगर आपको लग रहा है बैंडविड्थ वाली चीज़, बैंडविड्थ क्या होती है? मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, सब लिख लेना। एक सेकेंड, हो गया। ये फॉर्मूले जितने लिखवाए ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, ले लिया? आ जाओ।
बैंडविथ वाली चीज़ मैंने शायद पढ़ाई नहीं है। बैंडविथ ऑफ डेल ओमेगा एंड डेल एफ। डेल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू आर अपॉन एल। बिकॉज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी एंड क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर। तो डेल ओमेगा क्या हो गया आपका? ओमेगा नॉट बाय क्यू। क्यू ओमेगा नॉट बाय क्यू हो गया, ये भी लिख लो आप। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एल सी एंड क्यू इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर। हमने रिप्लेस कर लिया आर को ओमेगा नॉट ओमेगा एल बाय क्यू से, और इसे ओमेगा नॉट को वन अपॉन रूट एल सी से, तो ये कट पिट के ऐसा आ गया। अब हम इसे कर लेते हैं कन्वर्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में। तो डेल एफ इज इक्वल टू एफ टू माइनस एफ वन इज इक्वल टू ओमेगा डेल ओमेगा। डेल ओमेगा अपॉन टू पाई, बस टू पाई से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया आर अपॉन टू पाई बाय एल इज इक्वल टू एफ नॉट बाय क्यू। डन सीन है आपका। सारे फॉर्मूले जो मैंने बताया आपको यहाँ पे जो लिखे मैंने सारे लिख लेना, ऐड भी कर लेना अगर कोई ऐड नहीं किया है तो। ये सारे इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हमारे पी वाई क्यूज़ भी ख़त्म हो गए। मैं अब नोट्स के साथ आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत लोग पी वाई क्यूज़ मांग रहे थे, वो पी वाई क्यूज़ मैं अटैच कर दूंगा नोट्स के साथ ही, या फिर मैं अलग से भी पीडीएफ आपको दे दूंगा। मैंने एक एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए एक न्यू ग्रुप बताया था जिसमें सारे कंटेंट आपको समय से पहले और बाकी मीडिया से पहले मिल जाते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लो। उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जो कि मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। अब आप लोगों का सवाल होगा कि भैया मिड टर्म के लिए या फिर एंड टर्म के लिए ईएस पढ़े कैसे। मैंने ईएस के लिए आपको एक बार पहले भी यूनिट वन के टाइम भी बताया था कि ईएस पढ़ना कैसे है। आपको थ्योरी पढ़नी है पहले, जो मैंने पढ़ाई अभी, पूरी थ्योरी पढ़ लो। शायद बस शायद आपको फार्मूला शीट अपनी बनानी है, मैं भी प्रोवाइड करूँगा नो डाउट, बट आपको अपनी बनानी है, क्योंकि कुछ फार्मूला होते हैं जो आपको याद होते हैं, कुछ फार्मूला आपको याद नहीं होते। जैसे ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय टू, सॉरी एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय टू पाई, मुझे याद है, मैं शायद अपनी फार्मूला शीट में नहीं लिखूंगा, बट हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम हो, आपको ओमेगा का मतलब ही नहीं समझ में आता हो, आपको ओमेगा का मतलब कुछ और डब्लू लगता हो। ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा और अपने हिसाब से फार्मूला शीट बनानी होगी। पहला थ्योरी करना है, दूसरा फार्मूला शीट बनाना है, आपको खुद से बनाना है सेल्फ। उसके बाद आपको कोई जीबी गुप्ता या कोई बुक नहीं सॉल्व करनी है, आपको पी वाई क्यू सॉल्व करना है, क्योंकि पी वाई क्यूज़ में 80 to 90% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। हो सकता है जो 2022, 23, 24, इनमें जो तीन पेपर हैं आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 4 3 12, 12 क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन 12 में से ही आपके तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन सेम ही आ जाए, या हो सकता है कि आपके जो कॉम्बिनेशन बने उसमें दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए वही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है पी वाई क्यूज़ करके, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो सिमिलर क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल नहीं आएगा। और मान लो कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो वो ऑप्शन में आता है, उसे छोड़ देना। बाकी मेरी तरफ से यस कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है। आप मेरा IPU.in पे जाएं, वहाँ पे बिंदास डाउट पूछे, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा IPU.in, ये वेबसाइट है हमारी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल साइंस। आज हम जो पढ़ रहे हैं डीसी सर्किट हमने पहले पहले उसमें कवर कर लिया था, और एसी सर्किट हमने आज कवर कर लिया। ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आया, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैंने अपने साइड से तो कवर करा लिए हैं। बाकी अगर एक्सक्लूसिव ग्रुप वाली चीज़ मैंने बताई, वो चीज़ के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है कॉलेज इन दिनों की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एक लोगो है। हमारा यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहे होंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है,
इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर लें। तब तक के लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन कम दिख रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी इंटरेक्ट करें। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच। हैशटैग कॉलेज इन दिनों आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है।